Hello everyone, welcome to Study IS exam, and as you all know that our series is going on the basic concept of economics, and which will be mostly utilized for UPSC, PCS, RBI, Grade B, SEBI, NAPARD and all the various other examination. So this series we are covering all the very important basic concept of economics. Okay, तो इसमें हम तो ये सेशन पूरा इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलेगा. Okay, so it's good for everybody because those people who cannot understand Hindi they can just go with English, and those people who don't know English they can go with Hindi. Okay, so दोनों लोगों को दोनों तरह के कैटेगरी को समझ में आ जाएगा. ठीक है. So let's start with our session, and this is of balance of payment lecture 1. Okay, so because we have 2-3 lectures scheduled for balance of payment, so this is the lecture 1 on balance of payment. Okay, balance of payment is also called as BOP. Okay, in international term we are calling as BOP, balance of payment. Okay, so what exactly is the meaning of balance of payment? Balance of payment actually क्या होता है? एक तरीके से balance of payment, balance का मतलब किसी चीज का रिकॉर्ड रखना. ओके, रिकॉर्ड मतलब आपका जो, जैसे आप कंट्री ए हैं, आप कंट्री बी है, राइट? So what is the transaction country A is doing with B and what transaction country B is doing with country A? It is called balance of payment. Okay, so it records all the monetary and economic transaction made between the country and the rest of the world. Okay, for particular region, that like we calculate for every quarter, sometimes we calculate for the whole year. Okay, so this record will do the transaction monitoring of individuals, companies and the government. ठीक है, इन सब का ट्रांजेक्शन को ये चेक करता है और कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको इन्फ्लुएंस करता है, राइट? सो अगर एक परफेक्ट सिनेरियो है, परफेक्ट सिनेरियो मीन्स ऐसा है कि जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी है. ओके, तो कंट्री ए और कंट्री बी है, मतलब अगर आपका ए का बी में जा रहा है तो बी से कुछ ए में भी आपको आ रहा होगा. तो जैसे अगर आपको $100 बी को दिए, ठीक है, आपने दिए हैं तो आपने बी को भी $100 का कुछ बेचा है, तो एक तरीके से आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट निल है, जीरो है. मोस्ट ऑफ द केसेस इट शुड बी द परफेक्ट सिनेरियो बट इट डजंट happen like this. Okay, every country has some kind of deficit or some country may have surplus. Okay, कुछ कंट्रीज को ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं. ओके, तो उनका जो है डेफिसिट हो जाता है. कुछ कंट्रीज ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका सरप्लस हो जाता है. ठीक है, तो वो विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट इन द कमिंग स्लाइड. ओके, सो कंपोनेंट क्या होता है? जैसे बैलेंस, वी व्हेन वी से बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या देखना है, क्या समझना है. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीन अकाउंट्स होते हैं, तीन अकाउंट्स. ओके, पहला अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, पहला वाला अकाउंट होता है आपका करेंट अकाउंट. ओके, दूसरा आपका अकाउंट होता है फाइनेंशियल अकाउंट. ओके, और तीसरा अकाउंट होता है आपका, सॉरी, या द फर्स्ट अकाउंट इज करेंट, द सेकंड अकाउंट इज योर financial, and the third account that you are having is capital, थर्ड अकाउंट. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी हम कहते हैं तो एक्चुअली में हम इन तीन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका डेटा कौन पब्लिश करता है? हु पब्लिश द डेटा ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेटा है वो आरबीआई अपने स्टैंडर्ड से पब्लिश करता है. मेनली जो ये डेटा होता है ये आरबीआई पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है. ओके, तो उसके बाद ये होता है कि लाइक मतलब जैसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, इसको हम लोगों ने अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स में डाल दिया. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में डाल दिया, राइट? तो आप अगर लाइक इफ यू सी द होल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? देखिए, करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजर्व आपका यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो करंट अकाउंट में नॉर्मली जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जो आप फैक्टर पेमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे रेमिटेंस वगैरह जो आप भेजते हैं बाहर से, ठीक है, और कुछ इनविजिबल होते हैं जो आपकी सर्विसेज वगैरह होती हैं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में होता है जो अपने देश में एफडीआई आ रहा है. एफडीआई मतलब विदेशी निवेश आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एनआरआई अकाउंट्स वगैरह होते हैं, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और फिर रिजर्व में होता है गोल्ड, फॉरेक्स और आईएमएफ लोन्स. ओके, आईएमएफ लोन में क्या आता है? एसडीआर, राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ओके, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम इन लोगों को कवर करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द करंट अकाउंट एंड what is there that is contained in the current account? करंट अकाउंट क्या होता है? एक तरीके का आपका
शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होता है। आपने करंट अकाउंट का नाम सुना होगा, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को यूज करते हैं, बिजनेस में आपका रोज का पैसा आना जाना है, पैसा आ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, तो ये आपका करंट अकाउंट होता है, राइट। करंट अकाउंट में नॉर्मली आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ये वाला करंट अकाउंट ये है कि जहाँ पे अपने देश का ट्रांजेक्शन, देश का जो माल जा रहा है, देश के अंदर जो माल आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसका ट्रांजेक्शन इसमें होता है। जैसे कि चार मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहला है गुड्स, दैट इज गुड्स में ट्रेड जो कि विजिबल होता है। सर्विसेज होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, लाइक टूरिज्म, देन आईटी सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेरियस अदर थिंग्स आर देयर, टूरिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स। देन इनकम क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है उसका इनकम कुछ आ रहा है, ठीक है। करंट यूनिलैटरल ट्रांसफर, किसी ने डोनेशन किया, गिफ्ट किया। रेमिटेंस, आपको पता होगा गल्फ कंट्री से हमारे देश को हाईएस्ट रेमिटेंस आते हैं, पूरी वर्ल्ड में हाईएस्ट रेमिटेंस हमको यहीं पे आता है, ठीक है। आप जैसे बाहर काम कर रहे हैं और आपको अपने देश पैसा भेजना है, तो उसको आप रेमिटेंस के अंडर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है इसी करंट अकाउंट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट के अंदर होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है होल सबको इंक्लूड करके होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे होता है ये डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। अब क्या होता है, बीओटी, ठीक है। अगर आपका इम्पोर्ट जो है वो है $100 बिलियन, और आपका एक्सपोर्ट है आपका $70 बिलियन, इसका मतलब है आपका इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब आपको पैसा बाहर देना है। तो आप ये कहेंगे इस सिचुएशन में आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डेफिसिट है, बीओटी डेफिसिट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेन डेफिनेशन क्या होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट, जो आपका एक्सपोर्ट आपने किया वो आपके क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके डेबिट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कहते हैं ट्रेड बैलेंस, ओके। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड कब बैलेंस होगा, जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सेम रहेगा, ठीक है, राइट। और सरप्लस कब हो जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो चाइना है, चाइना जो है आपका, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कंट्री है, ठीक है। साउथ कोरिया वगैरह, जापान, ये सब आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले जो होते हैं जहां पे आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट आ जाता है। जैसे अभी यूएसए बोल रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है कितना, $1.2 ट्रिलियन का, ट्रिलियन डॉलर का जो है डेफिसिट है। तो यूएसए वांट टू काउंटर दिस थ्रू इंक्रीजिंग द टैरिफ रेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके। फिर आता है नेट इनविजिबल। इन नेट इनविजिबल क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। इनविजिबल क्या होती है, आपकी सर्विसेज होती है, जैसे टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, आईटी सर्विसेज हो गई, ये सब ये आपके नेट इनविजिबल्स में आ जाता है, ठीक है। नाउ इट रिकॉर्ड्स, सो नाउ अब इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। तो हमने करंट अकाउंट पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में ये रहता है कि जहाँ पे आपके जो जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल फ्लो आउटफ्लो के हों। आउटफ्लो कैपिटल, इनफ्लो आ रहा है, कैपिटल हमारे कंट्री में आ रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल हमारा बाहर जाता है एज अ इन्वेस्टमेंट, ओके। लाइक जहाँ पे हमारी कंपनी के फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंज, मतलब जो हमारे फॉरेन एसेट्स हैं या तो बढ़ रहे हैं, या हमारे फॉरेन एसेट्स हैं तो घट रहे हैं, या हम जैसे लोन ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, हम लोन रीपे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, राइट। So it all records, the capital account records all the transaction in the form of capital inflow and outflow, okay. So it deals with all the international capital trade transaction between the resident of one nation with other, okay. So यहाँ पे change in ownership, मतलब किसका ओनरशिप वहाँ पे बढ़ा है, किसका कम हुआ है, कंट्री के एसेट्स बढ़े हैं कि कम हुए हैं, कंट्री के लाइबिलिटीज बढ़ी हैं कि नहीं। अब जैसे कोई इंडियन सिटीजन इट बाइज अ प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री, अगर बाई करता है फॉरेन कंट्री में, so it will be shown as a debit in the capital account। मतलब हमारा जो है वो पैसा इंडिया से बाहर वाले कंट्री में चला गया, so that will be a debit। If somebody buys property, foreign person buys, if USA citizen buys any property in India, so that will be a credit because we will be getting dollars for that transaction, okay। So this is how the capital accounts work। So capital account is used to finance the deficit in the current account। कभी कभार आपके पास जैसे कैपिटल अकाउंट में $100 बिलियन है, ठीक है।
आपके पास कैपिटल अकाउंट में, ओके, कैपिटल अकाउंट में। और कभी कभार आपके पास करंट अकाउंट में सम काइंड ऑफ डेफिसिट लाइक $20 बिलियन का आपको डेफिसिट है, तो यू कैन ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम योर कैपिटल अकाउंट इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट दिस, ओके। So, the capital account is used to sometimes finance deficit in the current account or absorbing any surplus of the current account. अब current account में कोई surplus हो गया तो वो capital account में transfer कर दिया जाता है, okay? In order to make our current transaction zero, okay? So, कैपिटल अकाउंट किससे डील करता है? फाइनेंशियल ट्रांसफर से, ओके। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द आउटपुट, मतलब इसमें कोई आपका आउटपुट में इंक्रीज नहीं हो रहा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ओके। इट डजंट इम्पैक्ट डायरेक्टली, इट डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन, ओके। ये डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट इन सब चीजों में नहीं करता है। कैपिटल अकाउंट डज नॉट इम्पैक्ट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, या द मनी फ्लोइंग गोइंग एंड आउट, जैसे FIIs हैं, ठीक है, ऑल ऑफ सडन मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं जब भी ऐसा लगता है कि दैट देयर इज सम स्लो डाउन दैट इज हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी, राइट? So that happens, sometimes that happen, and because of that there is a cascading effect that we normally find out, ठीक है। Now, what is the components of capital account? सबसे पहले पहला component होता है borrowing, like हम पहले जैसे IMF से borrow करा, वर्ल्ड बैंक से borrow किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से borrow किया, ओके, जैसे और आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से borrow किया, राइट? These all are banks where we so these all the loans that we are getting, that will be shown as a credit in our capital account, okay. So this lending to absorb is shown in the debit, okay. So borrowing and lending form the foreign countries show as a credit in the capital account, and if you are lending to somebody in abroad, अगर आप lend कर रहे हैं किसी को, मतलब आप जैसे जैसे अगर RBI है कुछ पैसा लेंड करता है किसी को, so that will be shown as a debit in our capital account, ठीक है, ऐसा ही, you just keep that conceptual clarity with you, okay. So investment to and from the foreign country, अब कोई investment आ रहा है in the form of FDI, in the form of FIIs, okay, so this will be also shown in our capital account, okay. So investment from any foreign country lead to inflow of, अब जैसे USA वाले हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से फॉरेन करेंसी आएगी, ओके। सो दिस विल बी अ क्रेडिट इन आवर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कोई इंडियन इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, जैसे USA के स्टॉक मार्केट में, लंदन के स्टॉक मार्केट में, तो वो हमारा जैसे चाहे बॉन्ड्स हो चाहे रियल एस्टेट हो, अगर इंडियंस को इन्वेस्ट करता है वहां पे, तो वो हमारे डेबिट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारे देश का पैसा उनको जा रहा है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, राइट? नाउ देन some of the main important components of capital account is FDI and FPI, foreign portfolio investment, or we call it as FIIs. So under foreign direct investment, like any foreign resident can buy Indian capital asset, less you can buy companies, you can buy industrial complexes, you can buy machines and everything, okay. So that will be shown as a credit in Indian capital account, okay. So here FDI investment made by India in the foreign countries, अब जैसे हमारा जैसे कंट्री A है, वो कंट्री B है, ठीक है। कंट्री A is buying some foreign assets in like somebody is buying foreign assets in कंपनी B, तो कंपनी B के वो क्रेडिट अकाउंट में आएगा, ठीक है। कंपनी B के वो सॉरी कंट्री B के वो क्रेडिट अकाउंट में आएगा, okay. So if any, like if this is like India and if this is like USA, okay, and if USA buys anything in India, that will be shown as a credit account in Indian account, okay. If USA buys something here, okay. So FDI made by Indians in the foreign country is shown as a debit in our India के तो डेबिट अकाउंट में आएगा और USA के क्रेडिट अकाउंट में आएगा, and similarly is the vice versa in the opposite direction. If USA is investing in India, तो USA के वो डेबिट अकाउंट में पैसा हो जाएगा और इंडिया के क्रेडिट अकाउंट में आएगा, ठीक है। दिस इज द वन सिनेरियो, ओके। नाउ व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? जैसे अब फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे देश में स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ये सब बाई करती हैं, ठीक है। तो दीज ट्रांजेक्शन आर शोन इन द क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। अब जैसे क्या होता है कि जैसे इंडियन मार्केट में जैसे आपका NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज ने पैसा लगा दिया, ठीक है, मार्केट में पैसा लगा दिया, तो वो इंडिया में पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट का पैसा है, वो हमारे देश के स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है। If any Indian resident purchases security outside, so it will be shown as a debit in our capital account. जैसे बाहर से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट है, हमारा पैसा जा रहा है तो डेबिट है, like normal simple things, right? So what is the difference between current and capital account? होता क्या है, मेन डिफरेंस क्या होता है?
So here I have categorically put like what is the main difference between. So meaning क्या है? So like in the current account which records the exports and imports of the merchandise or any unilateral transfer done during that year. Okay, that is current account. कैपिटल अकाउंट क्या होगा? सारे के सारे जो फॉरेन एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनका रिकॉर्ड जो है हमारे बीच में, प्लस एफ डी आई, एफ आई आई, उसका रिकॉर्ड जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? व्हाट current account reflects? Net income of the country, current account reflects. Okay, capital account, net change in the ownership of the national assets. Yes, so this you should remember properly. Then current account deals with receipt and disbursement of the cash and non-capital items. Here in the capital account, sources and application of the capital. Then components, trade, goods, services, investment income, required transfers. Then in the capital account, FDI, FPI, government loans, and everything are there in the capital account, right? Now this is what is the main structure diagram. So I have taken this from the internet. Like if anybody's have problem, I'll just be thankful to the people who has provided me this balance of payment pic. Okay, so the balance of payment, we have current account, we have capital account. Under the current account we have a component, visible component, we have a invisible component. विजुअल में क्या है? जैसे क्रूड ऑयल है, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गोल्ड है, ये सब आपका इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मर्चेंडाइज वाला, ठीक है, ये है। इनविजिबल में क्या आ जाता है आपका? सर्विसेज, इनकम्स, ट्रांसफर। अब इनकम्स में क्या है? प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ठीक है। ट्रांसफर्स में क्या है? रेमिटेंस आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्यों लगा है? क्योंकि सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट हम जो कमा रहे हैं वो हमको मिलेगा, प्रॉफिट या तो हम, और इंटरेस्ट जो हमें या तो देना है या तो हमें लेना है, डिविडेंड या तो हमें लेना है या देना है, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट में माइनस लगा है। रेमिटेंस आता है, डोनेशन आता है, गिफ्ट आता है, इसलिए प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है? एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है आपका? एफडीआई आ गया, एफआईआईज आ गया। अगर आपने लोन लिया है, चाहे गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल, ये क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आपकी होती है। जैसे आप एडीबी से लोन ले लें, आईएमएफ से लोन ले लें, न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लें, ठीक है। फिर कुछ अकाउंट जैसे एनआरआई के बैंक अकाउंट होते हैं, उनको भी आप कैपिटल अकाउंट में रखें, ठीक है। फिर आपको पता होगा दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस ही हमारा जो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट? अब आपको कंफ्यूजन होगा कि अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग और डिस्कस में कर लें। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होता है कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रिमेनिंग वर्ड के साथ कैसा है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दिखाता है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वेदर करंट और वेदर कैपिटल, वेदर करंट और वेदर कैपिटल, ओके, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल वी आर डीलिंग विद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। फिर रिकॉर्ड्स इट रिलेटेड टू गुड्स ओनली, केवल गुड्स की बात करना है, ठीक है, केवल गुड्स की। हियर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर, दैट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप सर्विसेज रिकॉर्ड नहीं करते। देन कैपिटल ट्रांसफर, इट डज नॉट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आर इंक्लूडेड इन। और बेटर क्या है? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको एक पार्शियल व्यू देता है, एक पर्टिकुलर साइड का व्यू। आपको पता नहीं कैपिटल में क्या हो रहा है, सर्विसेज में क्या हो रहा है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपको पूरा व्यू दे देता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैसा है, आप डेफिसिट में हो, आप सरप्लस में हो, नेट जीरो में हो, किस चीज में हो, ठीक है। सो रिजल्ट क्या है इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड का? वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोथ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स स्लाइड जो है टैली कर जाते हैं, ठीक है, वो नेट जीरो हो जाता है। देन कंपोनेंट्स क्या है आपका? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, राइट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आती है, इट इज अ ग्रेट वैल्यू इन फोरकास्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपके देश का बिजनेस कैसा है, ये उसको इवेल्युएट करने में आता है। अगर आपका जो बैलेंस है और आपका बैलेंस कंट्री के साथ ठीक नहीं चल रहा है, दूसरे देशों के साथ नहीं चल रहा है, तो आपके देश में इकोनॉमिक कंडीशन डाउन रहेंगी, ठीक है, आपका बिजनेस प्रॉफिट प्रोसेस डाउन रहेंगे, राइट। तो ये एक तरीके का इट शोज हाउ योर इकोनॉमी is
वर्किंग, आपकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो सर्व एज अ बेसिक टू इवेल्युएट कंट्री सॉल्वेंसी। मतलब जैसे आपको पता हो 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी वेयर वी वर नॉट हैविंग द मनी टू पे फॉर अवर imports। ओके, 15 days का ही हमारे पास बस पैसा बचा था फॉर गिविंग फॉर imports। दैट इज वाई वी हैव टू गो टू IMF एंड वी हैव टू टेक $7 billion लोन। ओके, $7 billion का हमको लोन लेना पड़ा था, लेकिन वी हैव टू ओपन अवर मार्केट फॉर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली ये हमारी कंट्री की सॉल्वेंसी बताता है कि आर वी एबल टू पे फॉर व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सो ये और बताता है कि हमारा नेचर, साइज, कॉम्पोजिशन, हमारे कंट्री का डायरेक्शन, हमारे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग, मेरे कंट्री की सर्विसेज कैसी चल रही है, राइट। ये हमारे देश को बताता है कि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज कितना स्ट्रॉन्ग है, कि हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में एंड वेरियस अदर थिंग्स। ओके, और ये हमारे को ये भी डिसाइड करता है कि हमारा ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी काम कर रही है। सो दिस इज आर द बेनिफिट्स ऑफ अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लोग कहते हैं कि सर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व में मतलब किस चीज को काउंट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व में हम लोग बात करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स की, फॉरेन करेंसी एसेट्स की, राइट। सो फॉरेन करेंसी एसेट में काउंट होता है गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट में काउंट होता है SDR, फॉरेन करेंसी एसेट में रिजर्व पोजीशन इन IMF। ओके, ये काउंट होता है। तो गोल्ड, SDR और आपकी रिजर्व पोजीशन IMF कैसी है, और आपका फॉरेक्स रिजर्व में क्या आता है, ठीक है। तो गोल्ड, एसडीआर IMF देता है, और रिजर्व पोजीशन इन IMF जो होती है कि कितना रिजर्व आप IMF का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये उस तरीके से होता है, और आपका जो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। तो रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इज मेनली ड्यू टू द चेंज इन FCA वैल्यू। अब गोल्ड का रेट कम हो गया, SDR बढ़ गए, कम हो गए, ठीक है, आपकी रिजर्व पोजीशन अप एंड डाउन हो गई, तो ये आपके फॉरेक्स रिजर्व में आता है, ठीक है। अब अपने देश में हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का आइटम कौन सा यूज करते हैं, एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम करते हैं पर्ल, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन, हम ड्रग्स फॉर्मुलेशन, ओके, मेडिसिन, गोल्ड एंड अदर मेटल, ज्वेलरी, आयरन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल, व्हीकल एंड मरीन प्रोडक्ट, ये हम सब एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में हमारा सबसे ज्यादा बिल जो लगता है वो क्रूड ऑयल पे लगता है, दूसरा नंबर ज्यादा बिल लगता है हमारे गोल्ड पे, ठीक है। फिर हम लोग रॉ ज्वेलरी लेके आते हैं, वी रिफाइंड इट, वी मेक इट फाइन एंड देन वी ट्राई टू डेवलप दैट। एंड कोल एंड कोक होती है हमारे यहाँ, कोल और कोक का इस्तेमाल होता है जो बाहर से मंगाते हैं फॉर आवर स्टील एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। देन हम लोग पर्ल, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस मंगाते हैं, उनको मोर प्रेशियस बना के वी सेल आउटसाइड। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती कब है भाई, अभी नॉर्मल चल रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है, लेकिन क्राइसिस कब होती है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब हो जाती है जब ऑल ऑफ सडन हम कहीं पे वॉर डिक्लेयर हो जाए, जैसे अभी इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हो गया, तो हमको वी नीड मैनी थिंग्स फ्रॉम इम्पोर्ट, लाइक वी नीड गन्स, वी नीड टैंक्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि नाउ वी आर इम्पोर्टिंग मोर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग लेस, राइट। अब ऑयल के रेट्स बढ़ गए, जैसे 1973 में बढ़ गए थे आपके, 1999 में ऑयल के रेट बढ़ गए, तो जब ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो हमारा फॉरेक्स और ज़्यादा उसमें खर्च हो जाता है, हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ट्रेड वॉर्स चालू हो जाते हैं। जैसे ट्रेड वॉर अभी क्या चल रहा है, USA इज प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड विथ ट्रेड वॉर्स विथ देयर टैरिफ, पूरा टैरिफ वैरिफ लगा के पूरा ट्रेड वॉर उसने पूरा डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। देन ह्यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस कभी कभार हो जाता है कि आप मतलब इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो उससे आपका क्राइसिस हो जाता है। क्रेडिट आपके ड्राइज हो जाते हैं, और इन्वेस्टर जब मूव आउट कर जाता है, जैसे आपके FPIs जो होते हैं, सॉरी FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उनको लगता है कि अगर देश में क्राइसिस आ रही, कुछ आ रही है, तो दे जस्ट टेक आउट देयर मनी एंड बैक टू देयर ओन कंट्री। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन फॉर BOP क्राइसिस। ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप मनी को प्रिंट करिए। अब ज्यादा मनी आप प्रिंट करेंगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, नाउ पीपल विल बी हैविंग मोर मनी बट द वैल्यू ऑफ द मनी विल बी लेस, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग द सॉल्विंग अ BOP क्राइसिस। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व से अपना पैसा थोड़ा ड्रॉ करके उस सिचुएशन को वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन जस्ट ड्रॉ मनी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज, जैसे वेरियस बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, ठीक है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये इन सब जगह से आप मनी को ड्रॉ कर सकते हैं एट अ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे आप इनको पैसा को आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ तरीके हैं बीओपी क्राइसिस को। जैसे हमने आईएमएफ से पैसा लिया था, आईएमएफ से लिया था 1991 में अराउंड $7 बिलियन, ओके, $7 बिलियन इन ऑर्डर टू just move on to our economy. So we have to pledge our gold with them. We have to open our economy because these are the terms and condition to get this loan. Recently, there is a loan that Pakistan has got region, Operation Sindoor has recently happened, in which Pakistan has recently got uh, 1 billion of loan, $1 billion of loan from IMF, because the IMF, because the Pakistan is doing some kind of structural changes to their economy. Okay. Now, how India BOP crisis happened? अब क्या हुआ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, हमारी डेप्थ 35 to 53% 1991 में बढ़ गई। मतलब डेप्थ, मतलब डेप्थ एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी बढ़ गई थी। इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, एक्सपोर्ट हमारे हो नहीं रहे थे। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था क्योंकि गल्फ वॉर पहले हुआ था, उसकी वजह से हमारे जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। जून 1991 में हमारे पास केवल 3 वीक्स के लिए पैसा बचा था, ओनली थी $1 बिलियन ऑफ रिजर्व फॉर पेमेंट, मतलब केवल 1 बिलियन ही का रुपए था जो हम लोग पे कर सकते थे। कोई रिजर्व नहीं था टू डू इंटरनेशनल ट्रेड, एंड वी आर ऑन द वर्स्ट टू डिफॉल्ट आवर डेप्ट। मतलब हमारा जो आपका एक पेमेंट होता है ना कि एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ योर EMIs you can calculate, okay? So we are on a verge of defaulting on that debt obligation. इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया था, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्लो भी बहुत कम था, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा था, इसी वजह से हमारे पूरी मार्केट कोलैप्स करने लगे थे, ठीक है। तो this is what has happened, and then after that India has requested IMF to provide around $7 billion of loan, and IMF has given India loan based on the condition that India will open its economy, India will devalue its rupee, okay, devalue its rupee, and at the same time India will have to pledge a gold. India has to pledge their gold. Okay, so these all things has happened. Then only India has got $7 billions of loan from the IMF. Okay. Now, what reforms India has taken when the balance of payments crisis happened? So, industrial policy reform, liberalization, privatization, and globalization has happened. Okay, so public sector reforms have been done, license raj has been removed, fiscal correction measure, okay, then trade policies have been make more and more handy for the people, okay. So industrial policy reform में हमने क्या किया, license raj को finish किया। Now more and more industries can be opened by other people, so there is no license required for that। industrial license को finish किया गया और domestic work को आसान किया गया, that is the industrial policy reform। then what is the trade policy reform that we have taken? We have make our export more competitive with the international world। license control कम कर दिया, okay, and tariff and taxes को थोड़ा आसान कर दिया, okay, so in order to make sure that we are becoming more and more competitive। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया हमने, लिबरलाइज किया, एफडीआई को अलाउ किया, एफआईआई को अलाउ किया, कंपनीज को फ्रीडम दिया कि आप कुछ भी, आप मतलब पर्टिकुलर लेवल प्रोडक्शन कर सकते हैं, इट विल नॉट बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सब्सिडीज दी फॉर एक्सपोर्ट वाज अबॉलिश, मतलब सब्सिडीज जो है जो एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट देता था टू सपोर्ट अवर इंडियन इंडस्ट्री, उसको खत्म किया गया। मतलब खत्म नहीं किया गया, दैट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू सच अ एक्सटेंट दैट दे शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर दैट। एंड रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर को इंक्रीज किया, प्राइवेट प्लेयर्स को वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बूस्टअप मिला। देन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये सब भी किया गया, ओके। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने की in order to solve our BOP crisis. Okay, so this is all the lecture one on balance of payment. I will be coming with the next lecture in the next class. Thank you so much. Happy learnings. Like, subscribe, and follow the Study Eyes exam, and please do share this lecture with everybody who is looking for the very basic concept to understand the basic foundation of economics. Okay, thank you.